हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? अच्छे हो सभी? समझ में आ रही है बेसिक क्लासें अपनी? तो चलो आज अपन फिर एक बेसिक क्लास के स्टार्ट करते हैं। देखो, नेम तो अपन इनको बेसिक क्लासें दे रहे हैं, मगर एक्चुअल में ये बेसिक क्लासें कहीं ना कहीं अपनी मेन सिलेबस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। क्योंकि यहाँ पर जो अपन चीज़ें सीख रहे हैं, जो टर्म्स सीख रहे हैं, जो कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, वो ऐसे कि ऐसे ही आपने अपने हर एक चैप्टर के अंदर काम में आएंगे। ये चीज़ मैं बार बार मैं आपको बताता जा रहा हूँ। बेसिक शुरुआत में चलने के कई कारण और भी हैं। बहुत सारे बच्चे अभी नए जुड़ भी रहे हैं। इसके अलावा अभी आपने जिन्होंने फाइनल कर लिया अपना सब्जेक्ट, जिन्होंने फाइनल कर लिया उनको भी अपन स्पीड से नहीं ले जा रहे हैं, क्योंकि सिलेबस कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सिलेबस ही है। इसलिए अपन इजीली उसको बार बार में रिवीजन करके भी कर सकते हैं। तो इसलिए बेसिक क्लास लेने के कई रीज़न हो गए हैं। इन बेसिक क्लासों से आप ये मत सोचना कि आपका कोई टाइम खराब हो रहा है क्या। ये बेसिक क्लासेस जो बच्चा नहीं ले पा रहा है, जो बाद में लेगा, जब अपनी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होगी और आपके साथ में क्लास में बैठेगा, तब आप इसका डिफरेंस खुद पता लगा सकते हो कि ये शुरुआती 2-4 बेसिक क्लासेस जिन बच्चों ने ले ली है, वो जैसे ही मेन टॉपिक्स में आएंगे उनके कंसेप्ट बिल्कुल इजीली क्लियर होंगे। और जिन्होंने बेसिक थोड़ा बहुत नहीं पढ़ा है उनको फिर प्रॉब्लम्स होगी थोड़ी, उनको जोर आएगा समझ में, तो उनको भी आएगा, मगर उनको थोड़ी सी ज़्यादा डिफिकल्टीज होगी, उनको अलग से काफ़ी पढ़ना पड़ेगा, उनको अलग से हमें कंसल्ट करना पड़ेगा। तो आपका एक बेनिफिट है इन बेसिक क्लासों से। तो आज की अपनी जो बेसिक क्लास है वो अपनी क्लास का नेम है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, इस क्लास को अपन नाम तो वैसे बेसिक क्लास दे रहे हैं, मगर एक्चुअल में ये कोई बेसिक क्लास नहीं है। क्योंकि ये वाली चीज़ें अपने ऐसे के ऐसे ही जब अपन मेन सिलेबस के अंदर आए, अपने मेन चैप्टर्स में आएंगे, तो वहाँ पर भी साइटोलॉजी के अपने चैप्टर्स हैं, सेल्स वाले चैप्टर हैं, अपन को सेल के बारे में उन चैप्टरों के अंदर भी पढ़ना है। तो यहाँ पर अपन जो चीज़ें बेसिक के रूप में कर रहे हैं वो अपने मेन सिलेबस के अंदर भी काम में आने वाली है। तो साइटोलॉजी, व्हाट इज साइटोलॉजी? ब्रांचेज की अपन बात करें, जैसे चाहे एग्रीकल्चर बायो हो, चाहे बायोलॉजी हो। बायोलॉजी की 2 मेन ब्रांचें बताई मैंने आपको कि एक तो होती है जूलॉजी और एक होती है बॉटनी। स्टडी ऑफ एनिमल्स इज नोन एज जूलॉजी एंड स्टडी ऑफ प्लांट्स इज नोन एज बॉटनी। यानी अपन एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स की स्टडी जिस ब्रांच में करते हैं उसका एक अलग से नेम दे दिया। अब उन 2 मेन ब्रांचों के अंदर सब ब्रांचें और बनाई गई है कि किसी स्पेसिफिक थिंग्स की स्टडी करें, अपन बॉडी के किसी स्पेसिफिक ऑर्गन्स की स्टडी करते हैं तो उसका एक अलग से नेम हो गया है। ठीक है, तो नाम से पता चल रहा है आपको, साइटोलॉजी यानी स्टडी ऑफ सेल, यानी सेल की स्टडी साइंस की जिस ब्रांच में अपन करते हैं उसे अपन साइटोलॉजी कहते हैं। बट स्टडी सेल की कर रहे हैं तो सेल से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक्स अपन इस साइटोलॉजी के अंदर स्टडी करेंगे, तो सेल से रिलेटेड वो सभी टॉपिक्स साइटोलॉजी में इंक्लूडेड है जो एक कंप्लीट सेल की स्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूड है। लाइक दैट अपन एक डेफिनेशन देंगे तो क्या हो जाएगा, those branch of science in which we study about structure, function, growth, development and function of cell। ये स्टडी ऑफ सेल है, कंप्लीट स्टडी अपन सेल की कर रहे हैं, मगर सेल में भी किन किन टॉपिक की स्टडी कर रहे हैं सब चीजें आ गई है यहाँ पर। दोज ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर, सेल की स्ट्रक्चर, सेल के फंक्शंस, सेल की ग्रोथ, सेल का डेवलपमेंट, ये सब चीजों की स्टडी अपन साइंस की जिस ब्रांच में करते हैं ना, किससे, सेल से रिलेटेड, तो वो ब्रांच होती है साइटोलॉजी। क्लियर? अब इसके बाद में अपन बात करते हैं कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स की बात कर लेते हैं कि फादर्स ऑफ साइटोलॉजी किसे कहते हैं। देखो, हर एक कोई ना कोई ऐसा साइंटिस्ट होता है जो सबसे पहले प्राइमरी कंडीशन के अंदर उसके बारे में कुछ इन्वेंशन करता है, कुछ नई बातें बताता है, सबसे पहले इन्वेंट करता है, उसको अपन फादर्स ऑफ उस टॉपिक का फादर्स बोलते हैं। जैसे लाइक दैट जेनेटिक्स आपने पढ़ रखी है सबने, 10th क्लास में 9th क्लास में आई है जेनेटिक्स में, तो फादर्स ऑफ जेनेटिक्स अपन किसके बोलते हैं, मेंडल को कहते हैं ना।
क्योंकि मेंडल वो साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले इनिशियल स्टेज में जेनेटिक्स के बारे में बहुत सारी नई चीज़ें बताई थी। वैसे ही साइटोलॉजी यानी सेल के बारे में, सेल की डिस्कवरी किसने की थी, सेल के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो वो फादर्स माने जाते हैं। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं फादर्स ऑफ साइटोलॉजी। फादर्स ऑफ साइटोलॉजी किसे कहते हैं? उन्हीं को कहते हैं जिन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी। तो सेल की डिस्कवरी किसने की थी? सबको आता है, आपको सबको पता है। वो डिस्कवर्ड सेल, आंसर आप देते हो रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी इन 1665। तो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी की, तो ऑब्वियसली फादर्स ऑफ साइटोलॉजी किसको बोलेंगे अपन? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक नेम के साइंटिस्ट को अपन फादर्स ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। कैसे की थी डिस्कवरी वो अपन आगे करेंगे अभी। फिर देखो दो नए क्वेश्चन और बता रहा हूँ, ये सबको आता था आपको, रॉबर्ट हुक नाम सबने सुन रखा था। ये पूछ ली कि फादर्स ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी किसे कहते हैं? फादर्स ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी किस साइंटिस्ट को कहा जाता है? तो ध्यान में रखना है, साइंटिस्ट का नाम है सीपी स्वानसन। सीपी स्वानसन नेम के साइंटिस्ट को फादर्स ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कहते हैं अपन। फिर उसके बाद में आपसे ये पूछ ले कि फादर्स ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, फादर्स ऑफ इंडियन साइटोलॉजी किसे कहते हैं? तो आंसर आ जाएगा ए.के. शर्मा। ए.के. शर्मा। ये दो साइंटिस्ट के नाम अलग और आपकी हो गई है। बेसिक क्लास का फायदा मिल रहा है ना, ये आपको नहीं पता था पहले, अब पता लग गया है कि फादर्स ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक, फादर्स ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी सीपी स्वानसन, और फादर्स ऑफ इंडियन साइटोलॉजी ए.के. शर्मा को कहते हैं अपन। ठीक है, आगे नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं, डिस्कवरी से रिलेटेड बात करते हैं। पहले अपन बात करते हैं कि व्हाट इज सेल। सेल क्या होती है? भाई सेल की तो स्टडी करनी है साइटोलॉजी में, तो अपन को ये तो पता होना कि सेल क्या है। डिफाइन द सेल सबको आता है, आपको नाइन्थ मेरे ख्याल से 6th क्लास से ऐसे सेल स्टार्ट हो जाती है, और सब ने एक लाइन सब ने रट रखी है डेफिनेशन की। स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज सेल। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, उसकी बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो होती है ना, उसको अपन सेल कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, यही सेल है। मगर यहाँ पर मैं दो वर्ड और ऐड कर देता हूँ उसकी डेफिनेशन में। दोनों वर्डों का मीनिंग क्या है उसी से रिलेटेड है, मगर उस डेफिनेशन को थोड़ा और अपन डिटेल कर देते हैं कि स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, स्मॉलेस्ट एंड जेनेटिकली या इनहेरिटेबल यूनिट इज कॉल्ड सेल। अब दो वर्ड कौन से ऐड किए हैं मैंने? एक तो स्मॉलेस्ट और एक इनहेरिटेबल। इनहेरिटेबल का मतलब ऐसी यूनिट जिसके अंदर जेनेटिक कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, या जेनेटिक्स यूनिट भी बोल सकते हैं, जेनेटिक यूनिट। तो बॉडी के अंदर पाई जाने वाली सबसे स्मॉलेस्ट, इनहेरिटेबल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो होती है वो सेल होती है। अब ये चार वर्ड जो डेफिनेशन में मैंने यूज किए हैं, चारों का क्या मीनिंग है, इसको डिफाइन करने में ये चार वर्ड क्यों यूज में लिए गए हैं, चारों को एक एक को क्लियर करूंगा आपको। क्योंकि क्यों तो सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट कहा गया है, क्यों सेल को फंक्शनल यूनिट कहते हैं, क्यों अपन सेल को जेनेटिकली यूनिट या इनहेरिटेबल यूनिट कहते हैं, ये और क्यों अपन सेल्स को कौन सी यूनिट कहते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट कहते हैं। चारों वर्डों का मीनिंग अभी आपके क्लियर हो जाएगा। मगर उससे पहले, सेल की इस डेफिनेशन से पहले अपन डिस्कवरी से रिलेटेड बात कर लेते हैं कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी। तो डिस्कवरी से रिलेटेड बात करते हैं तो सबको पता है कि सेल की डिस्कवरी अभी मैं आपको बताई थी। सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। सेल की डिस्कवरी किसने की थी? और रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने कब की थी ये पूछ ले, 1665 में की थी। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने कौन सी सेल्स की स्टडी की थी? प्लांट सेल्स या एनिमल सेल्स? तो सबको पता है प्लांट सेल थी वो। प्लांट सेल और एनिमल सेल्स तो चलो खास बात नहीं, ये पूछ ले कि डेड सेल्स की थी या लिविंग सेल्स की थी। तो रॉबर्ट हुक ने जिस सेल्स की स्टडी की थी वो सेल्स इन्होंने जो देखी थी ना वो एक्चुअल में डेड थी। यानी इन्होंने जिस सेल्स की स्टडी की थी वो डेड सेल्स थी।
अब कैसे, इनको थोड़ी पता था कि डेड है, मगर वो तो बाद में पता चला कि ये इनके थ्रू जो सबसे पहले जो सेल देखी थी ना वो डेड सेल थी। कैसे, अब कैसे इन्होंने डिस्कवरी की थी उसमें अपने आप समझ में आ जाएगी डेड कैसे थी वो। इन्होंने क्या किया, प्लांट का कोरक वाला पार्ट लिया। सेल की डिस्कवरी कैसी थी उसको बता रहा हूं मैं। प्लांट जो होता है ना, उस प्लांट के स्टेम के अंदर इनर साइड में एक पोर्शन होता है जिसका नाम होता है कोरक। और कोरक जो होता है प्लांट का हमेशा डेड पार्ट होता है। बोतलों की जो कैप लगाई जाती है ना, कोरक की कैप लगती है ना, वो कोरक प्लांट का डेड पार्ट ही होता है। और वाटर के लिए इम्परिमेबल होता है, यानी उसमें से क्रॉस होकर के वाटर बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए बोतल की कैप लगाई जाती है उसकी, जिससे क्या हो जाएगा, अंदर पाया जाने वाला लिक्विड बाहर नहीं निकले। वो कोरक वाला पार्ट जो है ना प्लांट का, वो इन्होंने एक टुकड़ा लिया, एक फ्रेगमेंट लिया और उसका एक थिन लेयर काटी। थिन का मतलब बहुत ही पतला एक सेक्शन काटा, ऊपर से एक टीएस ट्रांसफर सेक्शन, ऐसे बहुत सारे सेक्शन काट सकते हैं, तो एक पतला सा सेक्शन इन्होंने काट करके ऐसे लिया इस कोरक वाले पार्ट का। ये क्या है, कोरक है, प्लांट का कोरक वाला पार्ट है। अब इस वाले पार्ट को इन्होंने क्या किया, माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, क्योंकि ऐसे तो कुछ दिखाई नहीं दिया इसके अंदर। और उस टाइम पर माइक्रोस्कोप बहुत ही नॉर्मल टाइप के माइक्रोस्कोप थे। प्रेजेंट टाइम के अंदर जैसे माइक्रोस्कोप, जो डेवलप्ड माइक्रोस्कोप पाए जाते हैं ना, वैसे माइक्रोस्कोप नहीं थे। आज तो अपन किसी भी स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर को बिल्कुल अंदर से डीपली स्टडी कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बन गए हैं प्रेजेंट टाइम में, तो जिन्होंने वायरस जैसी माइन्यूट स्ट्रक्चर को भी कंप्लीट अंदर से देख लिया कि इसकी बॉडी कैसी होती है, इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। मगर उस टाइम पर इतने डेवलप्ड माइक्रोस्कोप नहीं थे, बस नॉर्मल माइक्रोस्कोप थे। और नॉर्मल माइक्रोस्कोप से अपन किसी भी ऑब्जेक्ट को जो अपन उसको अपन बड़ा करके देखते हैं, वो इतना बड़ा करके नहीं देख सकते कि उसकी क्लियर स्ट्रक्चर अपन को नजर आए। तो इन्होंने क्या किया कि इस सेक्शन को क्या किया, एक माइक्रोस्कोप में देखा। माइक्रोस्कोप में जब इन्होंने देखा तो माइक्रोस्कोप के में अंदर देखने पर इनको कैसी स्ट्रक्चर नजर आई थी माइक्रोस्कोप में, यही इसी पार्ट को माइक्रोस्कोप में देखा तो इनको कैसे नजर आया, हनी बी कोम्ब। हनी बी कोम्ब सबका देखा है, मधुमक्खी का छत्ता, वैसी स्ट्रक्चर इनको नजर आई थी। हनी बी का जो कोम्ब बनता है ना, वैसे इनको सर्कुलर शेप्ड के, स्पेरिल शेप के, ऐसे राउंड शेप्ड स्ट्रक्चर नजर आई थी। ऐसे राउंड शेप्ड बहुत सारी स्ट्रक्चर नजर आई थी, बस और कुछ नहीं दिखा इनको। और इन्होंने इस राउंड शेप्ड जो एक स्ट्रक्चर है ना, इसको एक सिंगल को, ये बहुत सारी सभी सेम है, कनेक्टेड है, इस एक राउंड शेप्ड स्ट्रक्चर को, सर्कुलर स्ट्रक्चर को इन्होंने नाम दे दिया था सेलुला। इन्होंने ये बताया था सबसे पहले कि एक्चुअल के अंदर ये छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स जो पाई जाती है ना प्लांट के इस पार्ट में, ये इनको सेलुला कहते हैं। और इस सेलुला वर्ड से आगे चल करके सेल वर्ड पड़ा था। सेलुला से आगे चल करके सेल वर्ड जो है वो आया था। इट मीन्स वो कौन से साइंटिस्ट है सबसे पहले जिन्होंने सेल को देखा था। वास्तव में सेल ही है, इन्होंने जो देखी थी ना वो सेल ही थी। मगर अब आप सोच रहे होंगे कि सेल कैसे, आज प्रेजेंट टाइम में अपन सेल का डायग्राम बनाते हैं, उसमें तो अपन बहुत सारे अंदर कंपोनेंट बनाते हैं, अंदर न्यूक्लियस बनाते हैं, साइटोप्लाज्म बनाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी बनाते हैं, गोल्जी बॉडीज बनाते हैं, लाइसोसोम्स बनाते हैं, अंदर बहुत सारे कंपोनेंट अपन बनाते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया, इतने डेवलप्ड माइक्रोस्कोप नहीं थे कि इनको इस सेलुला के अंदर वाले कंपोनेंट नजर आए, क्योंकि अंदर बहुत माइन्यूट थे, अंदर कुछ नहीं दिखाई दिया इनको। अंदर तो बाद में अदर साइंटिस्टों ने इसको अच्छे माइक्रोस्कोप से देखा ना, तो इसके अंदर न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब चीजें और दिखाई देती, वो आगे की बातें थी। इनको सिर्फ सेल की कौन सी पार्ट दिखाई दिया, चारों तरफ की बाउंड्री, चारों तरफ जो बाउंड्री ना ये दिखाई दी थी, अंदर कुछ नहीं दिखाई दिया। समझ में आई बात। तो इन्होंने केवल चारों तरफ की बाउंड्री देखी थी सेल्स की। अब ये बाउंड्री क्या थी, एक प्लांट सेल में चारों तरफ बाउंड्री जो होती है, सबसे आउटर, सबसे बाहर जो होती है, वो कौन सा पार्ट होता है सेल का, वो होता है सेल वॉल। प्लांट सेल में सबसे बाहर जो होती है ना बाउंड्री, ये सबसे बाहर की जो बाउंड्री है ना, इसको बोलते हैं अपन सेल वॉल। एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती है, प्लांट सेल में होती है सेल वॉल। तो रॉबर्ट हुक ने जब सेल की डिस्कवरी कर रहे तो एक्चुअल में इन्होंने प्लांट सेल का कौन सा पार्ट देखा था, एक्चुअल में इनको जो दिखाई दी थी ना, जो चीज, जो बाउंड्री दिखाई दी थी, वो एक्चुअल में सेल वॉल थी। इससे पहले सेल वॉल को भी किसी ने नहीं देखा था।
तो सबसे पहले अपन ये भी कह सकते हैं कि सेल वॉल को भी किसने देखा, रॉबर्ट हुक ने देखा था। तो एक अच्छा क्वेश्चन हो जाता है कि वो डिस्कवर्ड सेल वॉल, सेल वॉल को किसने डिस्कवर किया, तो आंसर ये आएगा रॉबर्ट हुक। सेल वॉल की डिस्कवरी भी रॉबर्ट हुक ने की थी। जो अपन मेन टॉपिक्स में जब साइटोलॉजी पढ़ेंगे उस टाइम पर सेल वॉल को डिटेल में पढ़ेंगे, वहां पर आपको ये फिर से आएगा कि सेल वॉल की डिस्कवरी किसने की, तो रॉबर्ट हुक आ जाएगा। अब देखो अपन ये कहते हैं कि रॉबर्ट हुक ने जो सेल्स को डिस्कवर किया था वो डेड सेल्स थी। अब वो कैसे डेड सेल्स थी, एक्चुअल में प्लांट का कोरक वाला पार्ट होता है ना, ये पूरा का पूरा कंप्लीट पार्ट जो है ना वो डेड पार्ट होता है, यानी ये पूरा का पूरा पार्ट ही डेड है। तो जाहिर सी बात है इस पार्ट के अंदर पाए जाने वाली ईच सेल है वो भी डेड ही है, तभी तो पूरा पार्ट डेड है। तो इन्होंने इसका सेक्शन काटा, तो इस सेक्शन के अंदर जितनी भी सेल्स आई है वो सभी सेल्स भी तो डेड ही है। अब सेक्शन में जो ईच सेल्स को इन्होंने सेलुलर नाम दिया, आगे चल करके सेल नाम पड़ा था उसका, वो एक्चुअल में डेड सेल्स ही थी, क्योंकि इन्होंने सेल्स को देखने के लिए जो सैंपल लिया था ना, वो सैंपल एक्चुअल में वो पूरा पूरा सैंपल ही डेड सेल से बना हुआ था। तो रॉबर्ट हुक के थ्रू जो डिस्कवर की गई सेल्स जो थी वो डेड सेल्स थी। बट ये नहीं कह सकते कि डेड देखी तब इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है क्या साइटोलॉजी में, नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इनका। इससे पहले तो कोई जानता ही नहीं था कि लिविंग की बॉडी के अंदर ऐसी छोटी छोटी यूनिट्स पाई जाती है, ऐसे छोटे छोटे बंडल्स पाए जाते हैं। इन्होंने तो बताया था ये चीज, और इसका नाम सेलुला दिया, बाद में सेल पड़ा था। तो ये प्राइमरी कंडीशन में सब चीजें इन्होंने बताई थी, इसीलिए अपन को फादर्स ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। तो बात समझ में आ गई आपकी, कैसे डिस्कवरी की थी, कैसे नेम पड़ा था, ये सब चीजें आपको हो गई है। अब उसके बाद में डिस्कवरी से रिलेटेड अपन को ये पूछ ले कि वो डिस्कवर्ड लिविंग सेल्स, तो डेड सेल्स के बारे में तो बात हो गई है कि रॉबर्ट हुक ने की थी, मगर वो डेड सेल थी, प्लांट की थी और कोरक वाले पार्ट में की थी। अब ये पूछ लिया अपन को लिविंग सेल्स की डिस्कवरी किसने की थी, वो डिस्कवर्ड लिविंग सेल। लिविंग सेल्स की डिस्कवरी की बात करते हैं तो एक साइंटिस्ट का नाम आता है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ये ध्यान रखना, नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा साइंटिस्ट का, मगर याद हो जाएगा। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल्स की डिस्कवरी की थी। अब कैसे की थी इन्होंने, इनके पीछे भी एक कहानी है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो साइंटिस्ट थे वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। माइक्रोबायोलॉजिस्ट का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करने वाले, यानी वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको अपन नेक्ड आई से नहीं देख सकते, जिनको अपन ऐसे नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ती है। आप बैक्टीरिया को नेक्ड आई से देख सकते हो क्या? कर्ड जो होता है, दही जो होता है, उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं, आपको दिखाई देते हैं क्या? वो नहीं दिखाई देते। मगर माइक्रोस्कोप से एक पर्टिकुलर स्टेनिंग प्रोसेस से अपन गुजरते हैं और माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वो बैक्टीरिया भी दिखाई देते हैं। इसका मतलब उनकी साइज इतनी माइन्यूट है कि वो नेक्ड आई से नहीं दिखाई देते हैं। उनको देखने के लिए अपन को लेंस चाहिए, अपन को माइक्रोस्कोप चाहिए। तो एक्चुअल में ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, और इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले देखा था। लाइक दैट कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी इन्होंने की थी? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, स्पर्म, आरबीसी, वायरस, ये सभी के सभी माइन्यूट स्ट्रक्चर है। बैक्टीरिया एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक सिंगल सेल है बैक्टीरिया। प्रोटोजोआ भी एक सिंगल सेल है। स्पर्म जानते हो आप, इसको अपन ऑर्गेनिज्म तो नहीं कह सकते स्पर्म को, मगर एक ऑर्गेनिजम्स की सेल तो है, हैप्लॉइड सेल होती है स्पर्म। स्पर्म को सबसे पहले इन्होंने देखा था। आरबीसी, ब्लड के अंदर पाई जाने वाली आरबीसी भी तो एक सेल ही तो है, तो इनको इन्होंने देखा था सबसे पहले। वायरस को इन्होंने देखा। इसका मतलब इन्होंने जो जो चीज देखी थी ना वो एक्चुअल के अंदर एक एक सेल थी, और वो लिविंग नहीं थी क्या? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, स्पर्म, ये सभी लिविंग सेल्स थी। तो इस टाइप से इन्होंने सबसे पहले जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा था ना वो एक्चुअल में एक लिविंग सेल ही थी। इसलिए अपन कहते हैं कि लिविंग सेल्स को सबसे पहले किसने देखा? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। इसलिए डिस्कवरी वाला वेटेज भी इन्हीं को जाता है कि लिविंग सेल्स की सबसे पहले डिस्कवरी किसने की थी?
एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने की थी। और इन्होंने जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा था ना, ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले इन्होंने सीन किया था, देखा था, इनको सबको एक नेम दिया था, वो नेम था एनिमलक्यूल्स। क्या नाम? एनिमलक्यूल्स नेम दिया था। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा था, सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्कवरी किया था, तो उनका क्या नेम डिसाइड किया था इन्होंने? एनिमलक्यूल्स। जैसे रॉबर्ट हुक ने जो सेल को देखा था तो उसका रॉबर्ट हुक ने नाम तो सेलुला दिया था, बाद में सेल नाम पड़ा था, वैसे ही इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एनिमलक्यूल्स नेम दिया था। तो ये डिस्कवरी से रिलेटेड बातें की अपन ने कि वो डिस्कवर्ड डेड सेल्स, वो डिस्कवर्ड लिविंग सेल्स। अब क्वेश्चन कैसे आए, आंसर क्या बनते हैं? देखो आपसे कोई ये पूछ ले वो डिस्कवर्ड डेड सेल्स, नॉर्मली ये पूछ ले वो डिस्कवर्ड सेल, डेड और लिविंग का नेम ही नहीं दे, और ऑप्शन के अंदर दोनों क्वेश्चन हो, दोनों साइंटिस्टों के नेम हो, एंटोनी वॉन लीवनहॉक भी हो, रॉबर्ट हुक भी हो, तो आंसर क्या होगा? रॉबर्ट हुक। लिविंग और डेड का डिसाइड नहीं किया गया है, आपको दोनों ऑप्शन दे दिए, तो आंसर होगा रॉबर्ट हुक। डिस्कवरी जो है रॉबर्ट हुक ने की थी। अब ये पूछ ले कि वो डिस्कवर्ड डेड सेल्स, तब रॉबर्ट हुक आना है, वो डिस्कवर्ड लिविंग सेल्स, तब आ जाएगा एंटोनी वॉन लीवनहॉक। ठीक है। वो गिव टर्म सेलुला, सेलुला वर्ड या टर्म जो है वो किसने दिया? रॉबर्ट हुक। वो गिव टर्म एनिमलक्यूल्स, तब आंसर कौन सा आएगा? एंटोनी वॉन लीवनहॉक। बात समझ में आ रही है? ऐसे क्वेश्चन जिस प्रकार से पूछे आप सभी क्वेश्चनों के आंसर इसमें से दे सकते हो। ये पूछ ले वो डिस्कवर्ड सेल वॉल, रॉबर्ट हुक आएगा। तो ये छोटे छोटे 6-7 क्वेश्चन अपनी इस बेसिक क्लास में मिल रहे हैं। आगे की क्लासों के अंदर अपन फिर से आगे और बढ़ाएंगे। जो मैंने आपको बताया कि एक सेल की डेफिनेशन में जो 4 वर्ड को यूज में लेते हैं, उन चारों वर्ड का क्या मीनिंग होता है, आगे की क्लास में फिर देखेंगे। थैंक यू।